तो आज हम पेपर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी पेपर 6 और 4 स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का पेपर 5 का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसको भी हम नोट्स के फॉर्म में ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताएंगे कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकॉनमी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकॉनमी फ्रेमवर्क क्या होता है कि जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ये दोनों इकॉनमी को कंबाइन करने से मिक्स्ड इकॉनमी बन जाती है। तो सम स्कॉलर्स का मानना था कि मिक्स्ड इकॉनमी की वजह से ग्रोथ हैम्पर हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा मानते थे कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड हुई है और इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हुआ है। तो इस तरीके से मिला जुला वैल्यू था। फिर 1980s में गवर्नमेंट क्या हो गई, अपनी इकॉनमी को मैनेज करने में फेल हो गई, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को देखना पड़ा। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। तो गवर्नमेंट को देखो, फंड जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, टैक्सेशन के थ्रू करेगी या तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के थ्रू करेगी। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई तो उस समय हमें डेफिसिट को फेस करना पड़ा। तो डेफिसिट यानी कि जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो उस सिचुएशन को डेफिसिट कहते हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस माना गवर्नमेंट को डेफिसिट को फेस करना पड़ा। तो डेफिसिट के समय में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। या तो बैंक से बोरो करे, या देश के लोगों से करे, या फिर इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करे। देश के सामने अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी थी, पॉवर्टी भी थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका खर्च इन्हीं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे हो जाते थे। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी खर्च हो जाता था, क्योंकि उस दौरान 3 वॉर भी फेस करने पड़े थे, जो कि 1962 में इंडो पाक वॉर हुआ था, 1965 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, और 1971 में फिर से इंडो पाक वॉर हुआ था। तो डिफेंस सेक्टर में बहुत खर्चे हो गए थे, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था हमारा, वो क्या था कि ख़त्म हो गया था। तो इंडिया ने IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे कि वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, उससे और IMF दोनों से अप्रोच किया और उसे $7 बिलियन का लोन मिला। लेकिन एक कंडीशन पे मिला कि इंडिया को अपनी इकॉनमी को क्या करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा और ओपन अप करना पड़ेगा। तो इंडिया ने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज करने के लिए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला एक स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में शॉर्ट टर्म चेंजेस को ऑब्जर्व किए जाते हैं, और इसका जो टारगेट होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो भी गड़बड़ी थी उसको ठीक करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। फिर दूसरा इसका टारगेट था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। फिर इस तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में देखें तो इसमें लॉन्ग टर्म चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता था, और इसका टारगेट था इफिशियंसी को बढ़ाना और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को डेवलप करना। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स के तहत ही हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पहला लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या था कि इसमें रिस्ट्रिक्शन को या तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, या फिर इकॉनमी के वेरियस सेक्टर को ओपन कर दिया गया। बहुत सारे लिबरलाइजेशन मेजर्स को इंट्रोड्यूस किए गए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के एरिया में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ के एरिया में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के एरिया में, फिस्कल पॉलिसीज़ के एरिया में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एरिया में किए गए। तो इसके तहत पहला क्या किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डीरेगुलेशन हुआ। तो इसमें क्या था, देखो पहले क्या था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के तहत कोई भी इंटरप्रेन्योर है तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, चाहे किसी फॉर्म को ओपन करना है तो, या क्लोज करना है, या फिर कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, इन सब के लिए गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन बाद में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके तहत क्या किया गया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबोलिश कर दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कुछ प्रोडक्ट को छोड़ करके, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और ड्रग्स, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट को छोड़ करके बाकी सब जगह जो लाइसेंसिंग का जो सिस्टम था ना, उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद पहले और क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर
अलाउड था, मतलब प्राइवेट सेक्टर सारे इंडस्ट्रीज में अलाउड नहीं था, तो बाद में इसको भी रिलैक्स किया गया। मतलब कुछ सेक्टर को, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया, ये तीनों को तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है, और बाकी जो बचे उसको प्राइवेट सेक्टर को उसमें एंट्री अलाउ कर दिया गया। और पहले कुछ जो गुड्स थे उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस किया जा सकता था, तो इसको भी रिलैक्स किया गया। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स थे तो उनका जो प्राइस को फिक्सेशन करने का मतलब पूरा आधिपत्य गवर्नमेंट का था, प्राइस फिक्सेशन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तो बाद में इसको भी रिलैक्स करके और मार्केट को अलाउ किया गया कि वो प्राइसेज को डिटरमाइन करे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया गया, लिबरलाइजेशन के अंदर में दूसरा जो रिफॉर्म हुआ वो हुआ फिनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म। अब फिनेंशियल सेक्टर में क्या आते हैं, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब फिनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हैं और इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई एक्चुअली करता क्या है, रेगुलेशन के तहत करता क्या है कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा बैंक कितना पैसा उसके पास रखेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको भी फिक्स करता है, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सबको आरबीआई ही रेगुलेट करता है। तो आरबीआई का जो रोल था इस फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत उसको रिड्यूस किया गया, उसको रेगुलेटर से क्या बनाया गया, फैसिलिटेटर बनाया गया। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी खोले गए, तो प्राइवेट बैंक खुलने की वजह से क्या हुआ, कम्पिटिटिवनेस बढ़ा, जिसकी वजह से मतलब इफ़िशियंसी भी बढ़ गई। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लिमिट था वह भी 50% के अराउंड बढ़ गया। और जो बैंक्स सर्टेन जो कंडीशन थे उसको फुलफिल करते थे, यानी कि जो नेशन के हित में काम करते थे, उनको अलाउ किया गया कि वो बिना आरबीआई के अप्रूवल के वो ब्रांचेज को खोल सकते हैं। और बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इन सबको अलाउ किया गया कि इंडियन फिनेंशियल मार्केट में आकर के इन्वेस्ट करें। तो ये सब हुआ हमारा फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत। फिर नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या किया गया, फिस्कल पॉलिसीज, इसमें रिफॉर्म किया गया। तो फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट का टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये दोनों फिस्कल पॉलिसीज के तहत आती हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम को भी सिंप्लीफाई किया गया। तो पहले तो ये देख ले कि टैक्स कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के, तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट में जो इनकम टैक्स होता है और एक कॉरपोरेशन टैक्स होता है। इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट लेती है इंडिविजुअल से, और इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, इसमें डायरेक्ट नहीं देना पड़ता है ये। तो इसके तहत जब इनडायरेक्ट टैक्स को जब सिंप्लीफाई किया गया, तो इसी के रिजल्ट में 2016 में गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट, इसके बेस पे इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके अलावे कंटिन्यूअस रिडक्शन हमें देखने को मिला टैक्सेज में। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि जब हम टैक्स को कम कर देंगे, यानी मॉडरेट रेट कर देंगे, तो टैक्स की चोरी नहीं होगी, जिससे कि सेविंग बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इसमें क्या था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, उसको रिजॉल्व करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म लाया गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब तो हमें पता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दोनों का जो रिकॉर्ड होता है वही, तो उसमें क्राइसिस आ गया। क्राइसिस आने का मतलब है कि इंपोर्ट तो बढ़ गया लेकिन एक्सपोर्ट घट गया। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रुपी को डीवैल्यू कर दिया। तो रुपी को डीवैल्यू करने से एक्सपोर्ट बढ़ गया। रुपी को डीवैल्यू करने का मतलब क्या है कि सपोज अगर अभी सपोज मान लीजिए कि $1 की कीमत अगर 70 रुपीज़ है, तो अगर गवर्नमेंट अगर अभी डीवैल्यू करती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ हो जाएगी $1 की। तो इस तरीके से मतलब पैसे में गिरावट आना हमारे यहाँ की। तो इस तरीके से जब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म लाया गया तो रुपी को डीवैल्यू किया गया, तो इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा और फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ गया। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, फॉरेन एक्सचेंज को सेट करती थी, लेकिन बाद में मार्केट फॉरेन एक्सचेंज को सेट करने लगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
फिर नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब इसके तहत क्या था कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों का लिबरलाइजेशन हुआ, तो इसके तहत इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई। फिर इसका एम क्या था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म का एम था कि लोकल इंडस्ट्रीज़ की इफ़िशियंसी को प्रमोट करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को भी प्रमोट करना। और पहले क्या था कि क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शन था और इंपोर्ट्स पे जो टैरिफ था, पहले समझ लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। जब ट्रेड में अगर कोई लिमिट फिक्स कर दिया जाए कि इतना ही ट्रेड होगा, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, तो उसको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। टैरिफ जो होता है वो टैक्स होता है, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी था पहले और टैरिफ भी था इंपोर्ट पे, तो इसकी वजह से इफिशियंसी घटी थी, कॉम्पिटिटिवनेस भी घटा था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ भी डिक्लाइन हुआ था। तो आगे है कि ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स का एम क्या था, तो इसका एम था कि क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शन था इसको कम करना या ख़त्म करना, क्योंकि इसकी वजह से हमने देखा कि ग्रोथ डिक्लाइन हुआ था। फिर दूसरा इसका एम था टैरिफ रेट को भी रिड्यूस करना, और तीसरा था लाइसेंसिंग प्रोसीजर को रिलैक्स करना। कुछ केसेज में छोड़ करके, जैसे कि कुछ हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब जगह लाइसेंसिंग प्रोसीजर को रिलैक्स कर देना और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव कर देना। तो ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट कंपनी का प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ये दो तरीके से हो सकता है प्राइवेटाइजेशन। एक तो अगर गवर्नमेंट कंपनी को बेच दे, डायरेक्ट बेच दे, तो भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप को विड्रॉ कर ले, तो भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनरशिप को विड्रॉ करने का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी, जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के पास है, तो उसका अगर वो शेयर अगर 50% से ज़्यादा शेयर बेच देती है, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर जिसके पास होगा ना, उसी के पास ऑनरशिप आ जाती है। तो गवर्नमेंट अगर इक्विटी को बेच दे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की जो इक्विटी है उसको बेच करके अपनी ऑनरशिप को विड्रॉ कर सकता है। तो ये किस लिए किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। और जो इक्विटी को जो बेचने का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये ऑनरशिप के विड्रॉल से क्या होता है कि फिनेंशियल जो डिसिप्लिन है इसको इम्प्रूव किया जाता है। फिर मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली करता क्या है, एफडीआई को बढ़ा देता है और पीएसयू की इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी दे दी और साथ साथ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया। स्पेशल स्टेटस जैसे कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, इस तरीके के स्टेटस प्रोवाइड किया। महारत्न के एग्जांपल है इंडियन ऑयल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सब हो गया। एक मिनट, अब इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि अगर किसी भी कंट्री की इकॉनमी अगर पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और ये ग्लोबलाइजेशन कोई एक दिन में नहीं होता, बहुत सारी पॉलिसीज़ का आउटकम ग्लोबलाइजेशन होता है। और ग्लोबलाइजेशन का जो एम होता है या जो प्रयास, उसका जो अटेम्प्ट होता है, वो क्या होता है कि एक ऐसा चेन बना देना, एक पूरी दुनिया को मतलब एक बना देना, जिसकी वजह से अगर दुनिया के किसी भी पार्ट में कुछ भी हो तो उसका असर हर जगह पड़े। ये होता है ग्लोबलाइजेशन का एम। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब यूएसए में भी, अगर यूएसए के पॉलिटिक्स में भी कुछ भी हलचल होगी तो उसका प्रभाव इंडिया में पड़ेगा। किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी सिविल वॉर हो तो उसका भी असर पड़ता है।
तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, एक बना देता है, बाउंड्री को क्या करता है, ब्रेक कर देता है और एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। और ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट आउटकम होता है वो आउटसोर्सिंग होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी अपने रेगुलर सर्विस के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से हायर करती है तो उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे सपोज कि अगर यूएसए की कोई कंपनी है, वो कॉल सेंटर इंडिया में खोल दे, यहाँ से मैन पावर को हायर कर ले, तो उसकी क्या होगी, उसको मैन पावर सस्ते दामों पे मिल जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग होती है। और आउटसोर्सिंग किस किस फील्ड में हो सकती है, किस किस मतलब एरियाज में होती है। तो देखो रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे भी आउटसोर्सिंग यूज किया जाता है। बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो आउटसोर्सिंग को यूज करते हैं, मतलब सस्ते दामों पे वो स्किल्ड मैन पावर को हायर करते हैं। और हमारा जो इंडिया है वो ग्लोबल आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन बन चुका है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है WTO। तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है किसका, GATT, मतलब जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको रिप्लेस किया WTO ने। GATT की स्थापना 1948 में हुई थी। ये भी ट्रेड के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसको WTO ने रिड्यूस कर दिया। और WTO का मेन मकसद क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए रूल बनाना, क्योंकि ताकि कोई भी देश मनमाने तरीके से व्यापार न करे। और इसका पर्पज़ क्या होता है, प्रोडक्शन को इनलार्ज करना और वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और गुड्स और सर्विसेज दोनों तरह के ट्रेड को कवर करना, ये होता है इसका एम। इसके अलावे ये WTO इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है। बायलैटरल ट्रेड हो, मल्टीलेटरल ट्रेड हो, इसको भी फैसिलिटेट करेगा। कैसे करेगा, जो भी बैरियर्स है उनको हटा करके, बैरियर चाहे टैरिफ बैरियर्स हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो, इनके रिमूवल के द्वारा वो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। और यह ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करता है सभी मेंबर कंट्रीज को। और इंडिया WTO का मेंबर है, तो ये भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में, और डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनके इंटरेस्ट को एडवोकेट भी करता है। और इंडिया का जो कमिटमेंट रहा है लिबरलाइजेशन को लेकर के, उस कमिटमेंट को उसने पूरा किया। कैसे किया, तो क्वांटिटीज रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करके और टैरिफ रेट को रिड्यूस करके। अब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो ट्रेड में जो लिमिट होती है उसको पुट कर देना, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होता है। तो इंडिया ने अपने लिबरलाइजेशन के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को हटाया, टैरिफ रेट को भी रिड्यूस किया। लेकिन सम स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि इंडिया का WTO का मेंबर होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलप्ड नेशन है उन्हीं को इसका मेंबर बनने से फ़ायदा है, क्योंकि मेजर वॉल्यूम ऑफ जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उन्हीं के बीच में होता है। उनको तो डेवलपिंग नेशंस का मार्केट एक्सेस हो जाता है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनको डेवलप्ड नेशन का मार्केट एक्सेस नहीं होता है। और इंडिया ने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाया, लेकिन USA ने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटाया है। तो इस तरीके से क्रिटिक्स था। अब नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। तो ओवरऑल जो GDP ग्रोथ रेट रहा वो बढ़ा, हमारा FDI वो भी बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी बढ़ गया। फिर इंडिया साथ साथ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर के रूप में भी उभरा। ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल, इन सब में एक्सपोर्टर बन करके इमर्ज हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसको जो रिफॉर्म प्रोसेसेस थे उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे उनको इसमें एड्रेस नहीं किया गया। वो बेसिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे, एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिजिकल मैनेजमेंट, इन सब को एड्रेस नहीं करने की वजह से जो रिफॉर्म प्रोसेसेस को क्रिटिसाइज किया गया। अब ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में रिफॉर्म्स कैसा रहा, तो GDP ग्रोथ रेट तो बढ़ा,
लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो जनरेट नहीं हुई उस हिसाब से। फिर एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट डिक्लाइन दिखा। क्योंकि एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इरिगेशन, पावर, रोड्स, ये सब में ध्यान नहीं दिया गया। फिर जो सब्सिडी थी फर्टिलाइज़र पे उसको भी हटा दिया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया। तो इन सब की वजह से फार्मर्स पे इसका मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर उसके अलावे जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ में रिडक्शन हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रिमूवल हो गया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को उठा लिया गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज होने की वजह से इंडिया ने क्या किया कि कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से जो ग्रेन का प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हुआ, और ग्रेन के प्रोडक्शन रिड्यूस होने की वजह से प्राइस क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। फूड ग्रेन का जो प्राइस था वो हाइक हो गया। फिर उसके अलावा इंडस्ट्री में रिफॉर्म क्या हुआ कि ग्रोथ इसमें डिक्लाइन हुआ। ग्रोथ डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो घट गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड क्यों घटी? क्योंकि इंपोर्ट होने की वजह से चीपर प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल हो गए, तो जिसकी वजह से डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। ग्लोबलाइजेशन ने अगर देखा जाए तो फ्री मूवमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्री मूवमेंट के लिए डोर तो ओपन कर दिया था, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा लोकल इंडस्ट्रीज पर और डेवलपिंग कंट्रीज के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला। जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उनको तो मार्केट मिल गया डेवलपिंग नेशन के अंदर, लेकिन डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड नेशन के अंदर में मार्केट एक्सेस नहीं हुआ। कोटा रिस्ट्रिक्शन को इंडिया ने तो पूरी तरीके से हटा दिया, लेकिन यूएसए ने कोटा रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटाया। तो ये हो गया हमारा पूरा इकोनॉमी रिफॉर्म्स। फिर उसके अब हम लास्ट है हमारा पॉइंट है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें मिला जुला सब कुछ देखने को मिला, पॉजिटिव भी निगेटिव भी दोनों तरीके का रिजल्ट आया। कुछ का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट मिला, टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हुए, डेवलपिंग नेशन में लार्ज इंडस्ट्रीज भी बने, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कुछ का ऐसा कहना है कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ डेवलप्ड नेशन के लिए ही रहे, और क्योंकि जो पुअर नेशन है वहाँ के लोगों की वेलफेयर और आइडेंटिटी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और इसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखने को मिली। अमीर और गरीब बनते चले गए, और ग्रोथ को मतलब कुछ सेक्टर थे उन पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, फिनेंस, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट एंड ट्रेड। तो इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, और साथ साथ जो ग्रोथ था वो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिक्लाइन हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। थैंक यू।